मेरा नाम राना मोहम्मद जुल्करनैन है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल को हम देखेंगे कि अगर हमारे पास मेथॉक्सीबेंजीन है तो उसके मेथॉक्सीबेंजीन में हम नाइट्रो ग्रुप प्लेस करेंगे तो हम देखेंगे कि उसके ऑर्थो में आने के कितने चांसेस है, मेटा में आने के कितने चांसेस है और पैरा में आने के कितने चांसेस है। जब हम ये चीजें देख लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो रिंग को एक्टिवेट करता है, कौन सा डीएक्टिवेट करता है, कौन सा लेस एक्टिव करता है। तो हम ये सारी चीजें इसके बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी एक जनरल एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक मेथॉक्सीबेंजीन है। मेथॉक्सीबेंजीन में हमने नाइट्रो ग्रुप प्लेस करना है। मेथॉक्सीबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप प्लेस करने के लिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में क्या करता है? सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट एक्ट करता है और नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। तो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो या तो ऑर्थो पे लगता है या पैरा पे लगता है, क्योंकि मेटा पे उसके चांसेस कम होते हैं। मेटा में हम देखेंगे कि उसके चांसेस किस तरह कम होते हैं। वो क्यों ऑर्थो और पैरा पे जाता है? जब नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आ जाता है तो वहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या नाइट्रो ग्रुप या ऑर्थो पे आ गया या पैरा पे आ गया। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ऑर्थो में जो है वो माइनर होती है, माइनर पॉसिबिलिटी होती है। पैरा में जो है वो मेजर पॉसिबिलिटी होती है। इसकी क्या वजह? ऑर्थो में माइनर क्यों होती है? क्योंकि ऑर्थो में जो नाइट्रो ग्रुप है वो यहाँ होता है और इसके दरमियान इसके और मेथॉक्सी जो हमारे पास मेथॉक्सीबेंजीन का ये इथर लिंकेज है, इसमें जो है वो स्टीरिक हिंड्रेंस होनी शुरू हो जाती है। इसमें और इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस होना शुरू हो जाती है। हालांकि जब हम इसको और इसको देखते हैं तो इस नाइट्रो ग्रुप और इसके दरमियान स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज्यादा नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि ऑर्थो ग्रुप है तो ये माइनर होता है और पैरा अगर पे हो तो ये मेजर होता है। उसकी वजह क्या हुई? क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पर है तो उसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली हमें बताते हैं कि जो हमारा ऑर्थो पोजीशन है वो कितनी स्टेबल है, मेटा वो कितनी स्टेबल है और पैरा वो कितनी स्टेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्थो की। तो ये हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप है तो हमने ये नाइट्रो ग्रुप जो है ये ऑर्थो पोजीशन पे प्लेस करना है। हमने जब ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे प्लेस करना है तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये पाई इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे। ये जो ऑर्थो पोजीशन पे कार्बन है ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और यहाँ अटैक करेगा। जब यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये यहाँ प्लेस हो जाएगा। ये देखिए नाइट्रो ग्रुप यहाँ प्लेस हो गया और ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गया जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम इसके मजीद रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम इसके देखें कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर के जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अब इसका नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज होके इस साइड पे आ जाता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ एक बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड आगे प्लेस हो जाएगा। फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये डिलोकलाइज होके फिर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास है ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह बनेगा कि ऑक्सीजन जो है वो अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लेस करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन पे नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो दो बॉन्ड बना सकता है। तो लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, अभी भी इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बना लिए इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर हम नाइट्रो ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे प्लेस करें तो हमारे पास कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं? 1, 2, 3 and 4। तो हमारे पास 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाते हैं। 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो हमारे पास अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे आए तो हमारे पास 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी कि 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि अगर ये नाइट्रो ग्रुप को हम मेटा पोजीशन पे प्लेस करें तो फिर क्या होता है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये मेटा पोजीशन पे कार्बन है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज होते हैं, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और नाइट्रो ग्रुप के साथ नाइट्रो ग्रुप पे अटैक करता है। तो हमारे पास इन रिजल्ट क्या बनता है, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है। जब ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ अटैच हो जाता है तो ये दो बॉन्ड होते हैं, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान दो बॉन्ड होते हैं। तो इस कार्बन का जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये जो मेटा पे है कार्बन, इस पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है फिर ये आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली नाइट्रो ग्रुप जो है ये यहाँ का यहाँ रहेगा, क्योंकि हमने नाइट्रो ग्रुप जो है ये मेटा पर प्लेस करना होता है और नाइट्रो ग्रुप मेटा पर आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम मेटा के वो देखें रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो मेटा के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, 1, 2 और 3। जब मेटा के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेटा, अगर हमारे पास ऑर्थो देखें, ऑर्थो के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। जब हम मेटा के देखें, मेटा के 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी मेटा के 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैं। तो जिस स्ट्रक्चर के ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। और ऑर्थो के 4 बन रहे हैं, मेटा के 3 बन रहे हैं, तो इसका मतलब ऑर्थो जो है ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं पैरा, क्योंकि हमने पैरा को भी कंपेयर करना है इसके साथ। तो इसके बाद हम लास्ट में देखते हैं कि अगर हमारे पास ये कार्बन है, ये जो कार्बन जो पैरा पर है, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे और एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेंगे और नाइट्रो ग्रुप पर अटैक करेंगे। तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्टिंग नाइट्रो ग्रुप जो है हमारे पास वो पैरा पोजीशन पर अटैच हो जाएगा। जब नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तभी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट में इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट में ऐसे होगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा। जब ऑक्सीजन यहाँ पाई बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो है ये 3 ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जो कि इस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमने ये तो देखा कि पैरा पोजीशन जो है इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब हम ऑर्थो के देखते हैं, ऑर्थो के भी 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। मेटा को देखते हैं, मेटा के 3 सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैं और पैरा के 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैं। तो अगर यहाँ देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन तीनों में से स्टेबल जो है वो ऑर्थो और पैरा होगा। ऑर्थो और पैरा क्यों होगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा के 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर यानी कि 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो पैरा होगा। पैरा में हमने कहा कि पैरा में जो नाइट्रो ग्रुप है इसके और इस ग्रुप के दरमियान स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से ये मेजर होता है। और ऑर्थो जो है इन दोनों के अगरचे दोनों के सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, इसके भी 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसके भी 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स, लेकिन बात ये है कि इसमें जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो यहाँ ज्यादा होगी और यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी। अब हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो कि रिंग को एक्टिवेट करते हैं और कौन से लेस डीएक्टिवेट करते हैं, और कौन से ऐसे ग्रुप हैं कि जिन्हें हम ऑर्थो और पैरा पर प्लेस करें तो वो रिंग को यहाँ एक्टिवेट करें या डीएक्टिवेट करें, तो वो हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप हो, यानी कि जिस तरह OH ग्रुप है, तो वो क्या रिंग को एक्टिवेट कैसे करता है, मॉडरेट एक्टिवेटर कैसे होते हैं और वो वीक एक्टिवेटर कैसे होते हैं और वीक डीएक्टिवेटर कैसे होते हैं, तो हम ये समझेंगे। सबसे पहले तो हम लेते हैं, अगर तो हमारे पास बेंजीन पे OH ग्रुप है तो ये रिंग को क्या करता है, ये रिंग को एक्टिवेट करता है। तो अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ जो है कार्बन
और यहाँ ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसमें जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो कार्बन जो है वो वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो इसका मतलब यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ज्यादा इस साइड पे होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा इस साइड पे होगी। लेकिन इसमें हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड ऑक्सीजन की साइड पे होगी तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑक्सीजन ले गया। तो अगर कोई भी मतलब ऑक्सीजन जैसे रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है तो इसका मतलब रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। कोई भी ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा इसका मतलब वो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। तो लेकिन हमने तो कहा ये एक्टिवेटर है, तो ये एक्टिवेटर कैसे है? एक्टिवेटर ऐसे है कि अगरचे ये रिंग से जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है लेकिन इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। ये इन द नेक्स्ट मोमेंट अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से ये जो रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो जाती है। यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी यहाँ जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग में कॉन्जुगेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिंग को अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। तो ये तो थी एक फिनोल की एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि एक और एक्टिवेटर है हमारे पास, उसकी सेकंड एग्जांपल है जिसमें NH2 ग्रुप लगा हो। NH2 ग्रुप क्या करता है? तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि NH2 ग्रुप क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप में वही बात कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ दिखने में ऐसा लगता है कि जो नाइट्रोजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ रखेगा। तो यही बात है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ रखेगा। तो दिखने में यही लगता है कि जो नाइट्रोजन जब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ करेगा, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले जाएगा, तो वो तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। लेकिन यहाँ इसके ऑपोजिट केस है, अगरचे वो भी चीज है वो एक इंडक्टिव इफेक्ट है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट भी ऑब्जर्व होगा। अगरचे यहाँ नाइट्रोजन जो है यहाँ ले लेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट भी होगा। रेजोनेंस इफेक्ट किस तरह होगा? यानी कि जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज करके डबल बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से रिंग पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी। ये है इंडक्टिव इफेक्ट और ये है रेजोनेंस इफेक्ट, ये है रेजोनेंस इफेक्ट। तो इनमें जो है इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो लेस डोमिनेंट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट को बीट कर देता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं कि ये जो ग्रुप है हमारे पास ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट क्यों करते हैं? क्योंकि इनके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज करके यहाँ डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से रिंग पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज करके डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से रिंग को अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। अब हम देखते हैं ये तो था एक एक्टिवेटर, अब था एक मॉडरेट एक्टिवेटर, यानी कि एक तो बिल्कुल एक्टिवेट ही करता है, अब एक जो मतलब एक मॉडरेट तरीके से एक्टिव करता है। हम उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इसमें जो नाइट्रोजन है इस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है? ये नाइट्रोजन हमने देखा अगर नाइट्रोजन यहाँ लगा हुआ है तो ये नाइट्रोजन हमारा रिंग को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी, ये यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, जिसकी वजह से रिंग पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ देखा। तो लेकिन यहाँ एक और भी चीज देखने को सामने आई है, वो ये है कि अगरचे ये नाइट्रोजन जो है ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ भी तो डबल बॉन्ड बना ही सकता है, यहां भी तो डबल बॉन्ड बना ही सकता है। जब ये यहां डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसके बाद कार्बन और ये हमारे पास एक बन जाएगा। यानी कि होगा क्या, हमने देखा कि नाइट्रोजन जो है इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करें रिंग के साथ जो कार्बन है, या तो ये कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बना ले, या ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना ले। इसके पास दो चांसेस है, यानी कि ये एक्टिवेट तो करता है रिंग को, लेकिन मॉडरेट एक्टिवेटर है।
यानी कि जरूरी नहीं कि ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बेंजीन रिंग है इस पे जो कार्बन है इसी के साथ जो ये बॉन्ड बनाए, लेकिन ये इस कार्बन के साथ भी तो बना सकता है। यानी इसके पास दो चांसेस हैं, ये इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, उसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ये एक्टिवेट तो करता है लेकिन मॉडरेट एक्टिवेटर है, यानी कि चांसेस कोई भी हैं, ये इस कार्बन के साथ भी बना सकता है, इस कार्बन के साथ भी बना सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये तो था हमने एक्टिवेटर देख लिया, मॉडरेट एक्टिवेटर देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वीक एक्टिवेटर, जो है वो वीकली एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड है, कहते हैं कि इसमें जो CH3 ग्रुप है यानी मिथाइल ग्रुप है, ये वीक एक्टिवेटर है। तो हम देखते हैं ये वीक एक्टिवेटर कैसे है। तो हम सबसे पहले इसके ऑर्बिटल बना लेते हैं। हमने बेंजीन रिंग के कार्बन यहाँ नोट किए, ये बेंजीन रिंग के कार्बन है, फिर उनके ऊपर हमने पाई ऑर्बिटल बना लिए। पाई ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर रिंग के ये जो ऊपर है उस पर भी ओवरलैप करेंगे, नीचे भी ओवरलैप करेंगे। तो इसमें होगा क्या, हमारे पास यहाँ CH3 ग्रुप है जो यहाँ लगा हुआ है। तो इसमें होता क्या है, CH3 ग्रुप में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शेयर होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी है, वो p ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिवेट तो होता है लेकिन बहुत कम एक्टिवेट होता है। इसलिए हम इसे कहते हैं ये वीक एक्टिवेटर है। यानी कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये p ऑर्बिटल को थोड़ी थोड़ी शेयर करते हैं। जब ये p ऑर्बिटल की तरफ थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है तो p जो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है ये एक्टिवेट तो होती है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इतनी ज्यादा शेयर नहीं होती, इसलिए एक्टिवेट तो होती है लेकिन वीक एक्टिवेट होती है। अब हम देखते हैं कि अगर कोई ग्रुप जो है वो ऑर्थो पे लगा हो और वो वीकली डीएक्टिवेट करे, यानी कि वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, वीक डीएक्टिवेटर होते हैं। हमने सबसे पहले एक्टिवेटर पढ़ा, मॉडरेट एक्टिवेटर, फिर वीक एक्टिवेटर। अब हम पढ़ेंगे जो वीक डीएक्टिवेट करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास हैलोजन लगा हुआ है। हैलोजन के केस में क्या होता है कि हैलोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जाहिर बात है कार्बन के मुकाबले में हाई होगी। हैलोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कार्बन के मुकाबले में हाई होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो हैलोजन की तरफ रहेगी। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हैलोजन की तरफ रहेगी तो हैलोजन जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिसकी वजह से ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट होगा। यानी जो हमारे पास हैलोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो कार्बन के मुकाबले में हाई है। तो जब वो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जो भी चीज जब रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगी तो वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगी। जब वो ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी तो उसका मतलब ये एक इंडक्टिव इफेक्ट है। अब हम इसका रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं, यानी कि अगर ये जो हमारे पास हैलोजन है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है ये यूज करता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में, तो हैलोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन यूज करता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है बेंजीन रिंग पे। फॉर एग्जांपल इन रेजोनेंस केस जब ये अपने इलेक्ट्रॉन यूज करता है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाने में तो रिंग पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये रिंग को एक्टिवेट करता है। लेकिन जब हम गौर से देखें, एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है। इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा ऑब्जर्व किया गया, रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्जर्व किया गया लेकिन कम ऑब्जर्व किया गया। तो इसका मतलब ये जो जब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा ऑब्जर्व किया गया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब रिंग पे हैलोजन लगा हो तो वो रिंग को वीकली डीएक्टिवेट कर देता है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हैलोजन में फ्लोरीन हो और क्लोरीन हो तो इनमें क्या फर्क होता है। तो हमने ये तो पक्की बात हमें पता चल गया कि जो हमारे पास हैलोजन है चाहे फ्लोरीन हो चाहे क्लोरीन हो, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो इनकी कार्बन के मुकाबले में हाई होती है। तो जब इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन के मुकाबले में हाई है तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेके रखते हैं, चाहे यहाँ फ्लोरीन आ जाए चाहे यहाँ क्लोरीन आ जाए। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इनकी हाई होगी, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे। जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। तो ये हमारे पास है इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट, यानी कि अगर हम कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान पाई ऑर्बिटल का ओवरलैप करवाएं तो हम देखते हैं कि कार्बन और फ्लोरीन जो है ये सेम पीरियड में आते हैं। जब ये सेम पीरियड में आते हैं तो इनके जो ऑर्बिटल है इनकी जो साइज है वो भी तकरीबन सेम होता है।
जब इनका साइज सेम होता है तो इनके दरमियान जो है ओवरलैपिंग जो है वो काफी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसकी वजह से रिंग पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है। तो यानी कि अगर हैलोजन यहाँ हमारे पास फ्लोरीन लगा हो तो रिंग पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर यहाँ फ्लोरीन भी लगा हो, फिर भी यहाँ अगर कोई भी हैलोजन हो, फिर भी इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ज्यादा ऑब्जर्व किया गया एज कम्पेयर टू रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास कार्बन और क्लोरीन हो, यानी कि यहाँ जो हैलोजन लगा है ये फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन लगाया गया हो अगर, तो फिर क्या होता है, क्लोरीन जो है वो उसका पीरियड नंबर हाई है, कार्बन जो है उसका पीरियड नंबर लो है, यानी क्लोरीन का जो ऑर्बिटल है वो बड़ा होगा, कार्बन का जो ऑर्बिटल है वो छोटा होगा। तो जब इनके दरमियान ओवरलैपिंग होगी तो ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, यानी कि अगर कार्बन और फ्लोरीन का मुकाबला देखा जाए और कार्बन और क्लोरीन इन दोनों का मुकाबला किया जाए तो कार्बन और फ्लोरीन जो है इसमें ओवरलैपिंग काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। और अगर कार्बन और क्लोरीन में देखा जाए, क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का ऑर्बिटल बड़ा है, तो इनके दरमियान ओवरलैपिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि वैसे तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये रिंग को डीएक्टिवेट ही करते हैं, लेकिन ये जो है फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन के केस में ये थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है, क्योंकि इनके जो ऑर्बिटल है वो सेम साइज के होते हैं और ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग अच्छी होती है। लेकिन कार्बन और क्लोरीन के दरमियान जब ओवरलैपिंग होती है पी ऑर्बिटल की, तो क्लोरीन के जो है वो ऑर्बिटल बड़ा होता है कार्बन के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमारे पास एक ओवरलैपिंग जो क्लोरीन जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की तरफ कम ही रखता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने एक्टिवेटर पढ़ा, मॉडरेट एक्टिवेटर पढ़ा, वीक एक्टिवेटर पढ़ा और फिर वीक डीएक्टिवेटर पढ़ा। तो हमने बेसिकली ऑर्थो पैरा ग्रुप में सबसे पहले इसकी एग्जांपल देखी कि अगर ऑर्थो हम मेथॉक्सी बेंजीन हो हमारे पास, उसके ऊपर अगर हम नाइट्रो ग्रुप प्लेस करें तो मेथॉक्सी बेंजीन पे जब हम नाइट्रो ग्रुप प्लेस करेंगे तो उस पे मेटा पे आने के कितने चांसेस हैं, पैरा पे आने के कितने चांसेस हैं और ऑर्थो पे आने के कितने चांसेस हैं। और ऑर्थो और पैरा पे आने के हमने देखा कि सेम चांसेस थे, क्योंकि उसमें 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने। जब उसमें 4 सिग्मा कॉम्प्लेक्स बने तो फिर हमने दोनों को ऑब्जर्व किया कि ऑर्थो और पैरा में आखिर फर्क क्या है। तो हमने देखा कि जब ऑर्थो पे होता है तो उसके दरमियान जो है स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, तो इसका मतलब पैरा पे आने के मेजर चांसेस होते हैं। फिर हमने उसके पढ़ा कि अगर कोई जो ग्रुप है वो कौन कौन से ग्रुप हैं जो रिंग पे अगर आए तो वो या तो रिंग को एक्टिवेट करें या मॉडरेट एक्टिवेट करें या वीक एक्टिवेट करें या वीक डीएक्टिवेट करें। तो ये था आज का हमारा डिटेल टॉपिक। अगर आपको इसमें किसी किस्म की क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।